गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस। आज हम 9वीं जमात के उर्दू लेसन नंबर 4 का आखिरी पार्ट पढ़ेंगे, दीवान मरहूम की याद में का। तो आप लोग पेज नंबर 38 निकालिए। 38 में जो लास्ट आपका ये पैराग्राफ है वो निकालिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। अफसोस कि इन ख़ानदानी रवायात ने उनके जौहरों को निखरने न दिया। अब ये राइटर कहते मुसन्निफ कहते हैं कि दीवान साहब के जो ख़ानदानी रवायात थे, रस्म थे, जिनकी वजह से क्या किया, उसके जो जौहर थे, जो अंदर एबिलिटी थे, कैपेबिलिटी थे, उनको आगे निखरने न दिया, मीन्स बाहर आने नहीं दिया। और ऐन उस वक़्त जब वो अपनी क़ुव्वत इरादे के बलबूते पर ख़ानदानी रवायात और तलस्मात की ज़ंजीरें तोड़ चुके थे, मौत ने फुर्सत न दी। लेकिन उसने जो अपनी ख़ानदानी जो रवायात थी उनको अपने क़ुव्वे इरादी मीन्स इरादे के साथ, बहुत बुलंद इरादे के साथ, इंटेंशन के साथ जो ख़ानदानी रवायात थे, तलस्मात में जो बंदिश थे, उन सब को क्या किया, उसने तोड़ कर आगे आ चुके थे। लेकिन मौत ने फुर्सत न दी, मीन्स मौत ने उसको आगे बढ़ने नहीं दिया, मौत ने और टाइम नहीं दी। और इस तरह इनकी शख्सियत का गुंचा पूरी तरह खिलने भी ना पाया, मतलब जिसकी वजह से जो उसकी शख्सियत थी, जो हस्ती थी, जो मर्तबा था, उसको आगे ठीक तरह से खिलने यानी खुल नहीं पाया और मौत ने उसको गले लगाया। दीवान साहब पर कोई किताब नहीं लिखी जा सकती, लेकिन अगर मैं शायर होता तो उन पर एक खूबसूरत नज़्म कहता। अब मुसन्निफ कहते हैं कि दीवान साहब के ऊपर कोई किताब नहीं लिख सकती, मगर अगर मैं एक शायर होता तो मैं क्या करता, उसके ऊपर एक बहुत ही खूबसूरत नज़्म लिखता, कहता, जिसमें उनकी खूबसूरत शख्सियत को एक ऐसी फूल से तशबीह देता कि जिसके रंग न शोक है और न गेरे, लेकिन जिसकी खुशबू से सारा माहौल मुअत्तर है। अगर मैं एक शायर होता तो मैं एक ऐसा नज़्म लिखता, उसमें दीवान साहब को एक ऐसी फूल से तशबीह देता, यानी एक ऐसे फूल का तशबीह देना क्या होता है, मानन ठहराना, यानी मानन ठहराता कि जिसका रंग क्या हो, ना खुश हो, ना खुश है मीन्स खुश का मतलब यहाँ पे तेज, यानी उसका रंग ना तेज हो और ना गहरे मीन्स डीप हो, ज़्यादा डीप भी ना हो, लेकिन उसकी खुशबू की वजह से, उस फूल की खुशबू की वजह से जो सारा माहौल है वो मुअत्तर मीन्स अतर, मुअत्तर मीन्स खुशबूदार हो जाए, यानी पूरा महक जाए। उन्हें खुद भी भड़कीले रंग और ऊंचे सुरों वाली मौसीकी नापसंद थी, यानी उन्हें किसको, दीवान साहब को जो भड़कीले रंग होते हैं, कलर होते हैं, और ऊंचे सुरों वाली मौसीकी, जो तेज़ सुर, जिस मौसीकी में, जिस गाने में बहुत बड़ा ज़्यादा तेज़ सुर होता है, ऊंची सुर होते हैं, वो भी पसंद नहीं थी। भड़कीले को क्या कहते हैं, भड़कीले का मतलब है चमकीली, मतलब ज़्यादा वो चमकता हो, ऐसी जो कलर है उनको पसंद नहीं थी, और तेज़ मौसीकी भी पसंद नहीं थी। वो शोलाबाजी से ज़्यादा धीमी धीमी आवाज़ को पसंद करते थे, यानी वो ज़्यादा जो ऊंचे सुर होते हैं, ऊंचे ताल वाले सुर वाले आवाज़ होते हैं, संगीत होते हैं, उनसे ज़्यादा जो धीमी यानी कम आवाज़ की जो म्यूज़िक होते हैं उनको पसंद करते थे। और यही उनकी शख्सियत की खसूसियत थी, और यही यानी ये धीमी आवाज़ वाली मौसीकी सुनना, ये क्या था, उनकी जो शख्सियत का एक खसूसियत था, शख्सियत के खसूसियत। जिस तरह एक अच्छे और नाजुक शायर का तर्जुमा और उसकी तफसीर मुश्किल है, इसी तरह दीवान साहब का तारुफ भी मेरे लिए मुश्किल काम है। अब ये राइटर कहते हैं कि जिस तरह से एक अच्छे और नाजुक जो शायर होता है, मीन्स शायरी का एक हिस्सा होता है, शायर होता है, उसका तर्जुमा करना यानी तशरीह करना बहुत मुश्किल होता है। तफसीर में उसको डिटेल में लिखना या डिटेल में कहना बहुत मुश्किल होता है। इसी तरह जो साहिब दीवान साहब है उसका तारीफ़ करना यानी इंट्रोडक्शन करना भी मेरे लिए बहुत मुश्किल है। लेकिन आपको बता दूं कि जब कभी कोई बोला भटका मेरी तकरीर या तहरीर की तारीफ़ करता है तो मुझे दीवान साहब की याद आती। लेकिन जब कोई भी मतलब भटकेले मतलब भटक के मेरी जो तहरीर या मैं जो तकदीर करता हूँ, स्पीच करता हूँ या लिखता हूँ, उनकी तारीफ़ करते हैं तो मुझे दीवान साहब की याद आती है। और मैं मन ही मन में उनसे कहता हूँ, सुन लीजिए आप तारीफ़,
اور میں اپنے من میں کہتا ہوں کہ دیوان صاحب سے مخاطب ہو کے اپنے من میں یہ کہتا ہوں کہ آپ سن لیجئے اپنی تعریف۔ میں ان کی عنایت، مروت اور رہنمائی کا ایک اتنا سا کرشمہ ہوں۔ کہتے ہیں کہ میں ان کی عنایت کرنے میں جو مہربانی کیا ہوا ہو، یا مروت کا مطلب ہوتا ہے دریا دلی، اور رہنمائی مینس راستہ دکھانے، یعنی ان کے راستہ دکھانے سے، جو ان کی وجہ سے جو میرے اندر جو نالج پیدا ہوا ہے، ان کا ایک ادنا سا کرشمہ، یعنی ان کا کرشمہ ہو، جن کی وجہ سے مجھے یہ سب تعریف کرتے ہیں، یعنی میرے تعریف کرتے ہیں، یا میں کچھ لکھ پا رہا ہوں، یا میں کچھ بول پا رہا ہوں۔ صلاحیت کہ اس کے باوجود میں اس سے بولنے لگا ہوں، اور یہی دنیا کی ریت ہے۔ اب کہتا ہے کہ افسوس بہت، صدیف کا مطلب ہوتا ہے ہاریبل، مطلب افسوس، صدمے والی، کہ اس کی وجہ سے میں اس سے مطلب پھر بھی اس کے باوجود مینس اس کے علاوہ بھی، یعنی سب کچھ کمال جو ہے میرے اندر ہے، وہ سب دیوان صاحب کی وجہ سے پھر بھی میں ان کو بھول رہا ہوں۔ اور یہی کیا ہے، دنیا کا ریت ہے، یعنی ریتی رواج ہے، سب یہاں پہ کیا ہوں گے، بعد میں سب ایک دوسرے کو بھول جائیں گے۔ اسی لیے جو مصنف کہتے ہیں، میں اسی لیے ڈر رہا ہوں کہ جب میرا انتقال ہوگا، یعنی میرا موت ہوگا، تو میرے اپنے بھی جیسے میں دیوان صاحب کو بول رہا ہوں، اسی طرح سے سارے بھول جائیں گے۔ تو اسی کے ساتھ ہمارا یہ جو ٹاپک ہے یہ ختم ہوتے ہیں۔ 7 مئی 1973 میں یہ لکھا گیا تھا مضمون۔ تو کل ہم کوشچن آنسرس کریں گے، تب تک آپ لوگ اس کو ایک بار ریوائز کیجیے گا، اوپر سے نیچے تک، جو سٹارٹنگ سے یہاں تک۔ تو تھینک یو سو مچ۔